3 से लगातार अपने मिशन की तरफ चंद्रयान अब बढ़ रहा है। आज का दिन भी चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम होने वाला है और आज विक्रम लैंडर को डी बूस्ट किया जाएगा। इससे उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी होगी और उसे चांद के और करीब पहुंचाया जाएगा। आगे चलते हुए लैंडर को धीरे धीरे चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर लाया जाएगा और यहीं से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर लैंडिंग की कोशिश भी होगी। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान शाम के करीब 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसरो ने थोड़ी देर पहले ही चंद्रयान से ली गई जो चांद की सतह की ताजा तस्वीरें हैं उसको जारी की हैं। ये तस्वीरें चंद्रयान के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से ली गई है। ये कैमरा चांद पर होने वाली जो लैंडिंग है उसके लिए सही जगह तलाशने में मदद करता है। चंद्रयान ने ये तस्वीरें 15 और 17 अगस्त को ली थी जो अब इसरो ने लोगों के लिए जारी की है। आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ है विपिन भट्ट। चलते हैं उनके पास। विपिन जी, अब आप समझाइए आगे का प्रोसेस के क्या होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं समझाते हैं, तो समझाइए जरा आप प्रोसेस क्या है आगे। राइट, तो इस वक्त जब स्मिता हम लोग बात कर रहे हैं वो डी बूस्टिंग जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो प्रोसेस इसी वक्त हो रही होगी ऊपर चांद के जस्ट करीब 100 या 90 किलोमीटर के दायरे में डी बूस्ट हो रहा होगा। तो डी बूस्ट है क्या, जैसा हम कल भी बात कर रहे थे कि वो जो 4 थ्रस्टर लगे हुए हैं चंद्रयान में, सबने अब तो चंद्रयान की फोटो सबको याद हो गई है, उसके ऐसे 4 पांव हैं और उसमें जो थ्रस्टर्स हैं छोटे छोटे इंजन लगे हुए हैं वही उसके बूस्टर्स हैं। अब डी बूस्ट करने का मतलब है कि आप उन थ्रस्टर्स को ऑन करते हो। चंद्रयान देखिए वो इस समय ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और उसकी रफ्तार बहुत तेज है। अब वो उसको अगर आपको धीमा करना है क्योंकि आपको सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो आपको उसकी रफ्तार को धीरे धीरे घटाना है। तो डी बूस्ट यानी आप थ्रस्टर जब ऑन करते हो तो उसकी रफ्तार थोड़ी वो थमने सा लगता है, रफ्तार उसकी थोड़ी कम होती है। तो इसी रफ्तार की प्रक्रिया को कम करने का प्रोसेस जो है वो डी बूस्टिंग है। ऐसी डी बूस्टिंग 4 बार होगी। एक आज हो रही है 18 अगस्त को, फिर 20 अगस्त को होगी और 23 अगस्त के पहले 2 बार उसे और डी बूस्ट किया जाएगा। 1680 मीटर प्रति सेकंड की जो उसकी रफ्तार होगी 30 किलोमीटर के दायरे में जब वो पहुंचेगा, उससे घटाकर आपको उसकी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाना, यानी इतनी रफ्तार आपको कम करनी है। तब वो जो टिपिकल सॉफ्ट लैंडिंग है जहां वो धीरे से टच करेगा वो होती हुई नजर आएगी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि 23 तारीख ही क्यों चुनी गई है। तो कल हम बात कर रहे थे कि ये एक दिन के लिए काम करेंगे दोनों डिवाइस, लैंडर और रोवर। एक दिन मतलब चंद्रमा का एक दिन, यानी पृथ्वी के 14 दिन। तो 23 तारीख को, इस समय चंद्रमा पे रात चल रही है, 23 तारीख को चंद्रमा पर दिन होगा, इसलिए 23 तारीख चुनी गई है। तो दिन होगा तो 14 दिन तक उजाला रहेगा। और वो जो ताजा तस्वीरें अभी आपने दर्शकों को दिखाई, वो जो कैमरा लगाया गया है लैंडिंग का पोजीशन डिटेक्ट कर, वो बड़े बड़े क्रेटर्स और गड्ढे नजर आ रहे हैं। वो साउथ पोल का है, बहुत ही उबड़ खाबड़ सी जगह है चंद्रमा के ऊपर और घोर अंधेरा वहां पर। सूरज भी निकल आएगा तो बहुत उजाला नहीं होगा, ऐसा तिरछी तिरछी परछाइयां, टेढ़ी किरणें पड़ेंगी सूरज की, पर थोड़ा उजाला हो चुका होगा। तो वहां पर लैंडिंग की सही पोजीशन को डिटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि चंद्रयान किसी उबड़ खाबड़ से गड्ढे में उतर जाए और वो ऐसा हो जाए उतरते वक्त। तो ये जो कैमरा है जो तस्वीरें भेज रहा है वो सही पोजीशन को डिटेक्ट करेगा, कोई क्रैटर ना हो, कोई गड्ढा ना हो, एक समतल सी जगह मिले जहां पर इसको धीरे से उतारा जाए, फिर रोवर इसमें से बाहर निकलेगा, वो सब हम जानते हैं। तो जब तक अभी हमने ये बातचीत खत्म की है तब तक वो डी बूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई होगी। मतलब थोड़ी देर के लिए वो इंजन, वो थ्रस्टर्स को ऑन करना, छोटे छोटे इंजन है वो 800 न्यूटन मीटर का या कुछ टॉर्क या पावर वो जनरेट करते हैं 800 न्यूटन की, और धीरे एट अ टाइम 2 काम करते हैं। ऐसा नहीं कि चारों एक साथ चलाए जाते हैं, एट अ टाइम 2 का बूस्ट होता है, 2 को बंद रखते हैं और वो धीरे धीरे हमारा चंद्रयान इस समय चांद के ऊपर नीचे जा रहा है। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में जो है वो मैं चाहूंगी कि आपसे मैं वो भी पूछूं। पिछली बार जो हमने देखा था, और क्या ये डी बूस्ट की जो प्रक्रिया है जिसका आप इन्फोसाइज करके आप बता रहे हैं जिसको, क्या इसी में दिक्कत हुई थी? क्या सॉफ्ट लैंडिंग इसकी वजह से नहीं हो पाई तो आप थी? समझ लीजिए, देखिए अभी तो जो चंद्रयान ये है हमारा, ये फोन समझ लीजिए, तो ऐसे ऐसे जो है वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक समय पे जब ये उतरना शुरू करेगा फाइनली 23 तारीख के दिन, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे उतरेगा ऐसा धीरे धीरे नीचे। तो यहां पर जो थ्रस्टर्स लगे हैं, पिछली बार ये हुआ था कि जब करीब 2 किलोमीटर दूर रह गया था चंद्रयान से जो हमारा कंट्रोल है मिशन सेंटर का, वो टूटा था। और जब आपने इसके थ्रस्टर्स को एक पर्टिकुलर स्पीड पे थ्रस्ट करने की, उसको धीमा करने की कोशिश की थी, उन्होंने वैसा काम नहीं किया। तो जब उन्होंने थ्रस्टर्स ने ऐसा काम नहीं किया तो अलग तरीके का फोर्स लग गया, चंद्रयान बहुत तेजी से घूम गया। ये जो सारे इसरो ने अपने बाद में एक्सप्लेनेशन दिए हैं
वो कंट्रोल और प्रिसाइज रखा जाएगा। उसके लिए नए सेंसर्स लगाए गए हैं, थ्रस्टर्स में 10 तरीके के बदलाव किए गए हैं और ज्यादा बेहतर कंट्रोल रहे चंद्रयान के ऊपर, वो आपके कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, वो एकदम स्पिन ना करने लग जाए, इन सब चीजों का ध्यान इस बार रखा गया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आपके बात करते करते जो आप कह रहे थे कि प्रोसेस वहां पर होगा, और क्या होता है कि बहुत रोमांच होता है, स्पेशली स्पेस को लेकर। ज्यादा लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन रोमांच बहुत होता है। और आज जब ये तस्वीरें आई तो ऐसी तस्वीरें और रोमांच को बढ़ा देती है, और आपकी बातें उस रोमांच को दुगना कर देती पिछली है। बार याद कीजिए, सारा रोमांच तब पैदा हुआ था जब चंद्रयान फाइनल लैंडिंग डे पे जाने वाला था। लेकिन इस बार तो सारी प्रोसेस लोगों को पहले से पता थी, तो जिस दिन से वो गया है उड़ के, उसकी एक एक स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए सही बात है, रोमांच होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और हम गलतियों से ही सीखते हैं, और हमने तो बहुत सीखा है। हमने अपने स्पेस साइंस में जितना हमारी खुद की गलतियों से सीखा है, शायद उतना किसी ने नहीं सीखा। जी, आज शायद आप भी डेस्क पे मौजूद थी जब बातें हो रही थी कि बाकी देश जो हैं स्पेस के, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, ये बहुत एडवांस कंट्रीज हैं। उसके मुकाबले भारत जिस तरीके का देश है, उसने वाकई काबिले तारीफ काम किया है कि इसरो जैसे एक संस्थान को इतने सालों में डेवलप किया, और आज चुनिंदा 5 देशों में हम शामिल हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। बिल्कुल। तो फिर इसी के साथ हम इसरो को तो सैल्यूट करेंगे ही, लेकिन हाँ, इंतजार भी थोड़ा कर लेते हैं इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का। जो प्रोसेस बताया विपिन जी ने, उसके हिसाब से अब धीरे धीरे चंद्रयान जो है वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों में, और अब बात करेंगे लोन डिफॉल्ट की, जिसके नाम पर बैंक आपसे अब तक ज्यादा ब्याज जो वसूलते थे वो नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि लोन की जो शर्तें हैं उसके उल्लंघन और डिफॉल्ट पर लगने वाली जो पेनाल्टी को लेकर आरबीआई है उसने एक नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई गाइडलाइंस में 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगी। क्या है इस नई गाइडलाइंस में, ये जानने के लिए चलते हैं यतिन जी के पास, वो बताएंगे हमें। यतिन, बताएं जरा क्या कुछ है आरबीआई के इस निर्देश में। तो देखिए, जहां तक कि आरबीआई के नए रिफॉर्म्स का सवाल है, काफी बेहतरीन तरीके से यहां एक सर्कुलर जारी किया गया और इंपॉर्टेंस दिया गया पेनल्टी को। जब कोई कस्टमर लोन की शर्तों को जो है उसका उल्लंघन होता है या उसमें कोई डिफॉल्ट होता है, तो बैंक्स पेनल्टी लगाती हैं। लेकिन आरबीआई ने अपने नए सर्कुलर में ये कहा है कि पेनल्टी को कमाई का जरिया बनाने की बजाय बैंक्स इन नियमों को और दुरुस्त करें। पेनल्टी पे ब्याज भी अगर लगता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस ये रही है कि पेनल्टी का जो अमाउंट होता है, अगर कस्टमर नहीं चुका पाता तो उसके ऊपर जो है ब्याज लगता है। तो आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि पेनल्टी पे किसी भी प्रकार का ब्याज जो है बैंक्स अब ना लगाएं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पेनल्टी कमाई का जरिया नहीं है, तो जो कस्टमर जब डिफॉल्ट करता है, कोई शर्तें का उल्लंघन करता है, तो ये जो पेनल्टी जब लगती है तो इसको पेनल्टी की तरह ही रखा जाए, कोई इनकम इससे जनरेट करने की कोशिश ना करे बैंक्स। और जो पेनल्टी है और जो ब्याज का अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, ये सेपरेट बकेट्स में जो है वो रखा जाए, तो एक दूसरे से इंटरचेंजेबिलिटी इस प्रक्रिया में ना की जाए, ऐसा आरबीआई का कहना है। और कहीं ना कहीं ये जो नए नियम है, जिससे ऑब्वियसली कस्टमर्स का फायदा होगा, बैंक्स का भी कुछ हद तक फायदा होगा कंप्लायंस के जरिए। तो इसको लागू करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो 31 दिसंबर 23, यानी 1 जनवरी 2024 से ये पर्टिकुलर नॉर्म्स जो है वो लागू हो जाएंगे। और आरबीआई ने बैंक्स को निर्देश भी दिया है कि जो पेनल्टी के नियम हैं और जो अभी तक पेनल्टी पे ब्याज वसूला जा रहा है, इसके नियमों में जल्द से जल्द बदलाव किए जाएं। जी, तो पेनाल्टी अलग तो ब्याज अलग, और ये नए गाइडलाइंस के साथ आरबीआई ने कहा है कि जनवरी से इसे लागू कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर पर यतिन की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता दें कि दरअसल जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की गई है 21 अगस्त यानी कि सोमवार को जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी। इस पर किस तरीके से लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है, ये जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं यतिन के पास। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग है, यहाँ पर डीमर्जर होकर ये बनी थी जियो फाइनेंस आरआईएल से, और अब इसकी लिस्टिंग हुई है। और इस लिस्टिंग पर किस तरीके की डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए हम चलेंगे यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा, जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, क्या वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो हॉल्ट पीरियड था और जो वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो चला है। मंडे यानी अगस्त 21 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको याद है तो 1:1 के रेशियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ था। लगभग 35 लाख शेयर होल्डर्स के बलबूते पे ये कंपनी एस्टैब्लिश होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये ऐसी एनबीएफसी रहेगी बजाज फाइनेंस के बाद जो मार्केट कैप वाइज सबसे लार्ज कंपनीज में से एक रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये कहा था कि डिजिटली और डेमोक्रेटिकली जो
इंडिया में लेंडिंग प्रोसेस है और एनबीएफसी जो सेवाएं हैं उनका लुत्फ जो है वो कस्टमर्स उठा पाएंगे। डिजिटली फोकस किया जाएगा कस्टमर लेंडिंग के ऊपर। रिसेंटली अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक के साथ एएमसी बिजनेस के लिए टाई अप का अनाउंसमेंट किया गया, यानी म्यूचुअल फंड का जो कारोबार है इसके अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का लगभग $150 मिलियन के आसपास का इनिशियल निवेश रहेगा। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, कस्टमर लेंडिंग हो, होम लोन्स हो, काफ़ी सारी सुविधाएं शायद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएगा। और क्योंकि लिस्ट हो जाएगा तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो बिजनेस प्लान है, वो कहीं ना कहीं आपको बाहर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा 262 रुपीज़ के आसपास की प्राइस डिस्कवरी आपको डीमर्जर वाले दिन दिखाई पड़ी थी। तो सोमवार को देखते हैं कैसी रहेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन जी। और आप जो चैनल देख रहे हैं वो दरअसल इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है, जिसकी बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और अब बात करेंगे मार्केट की। मार्केट के आखिरी दिन बाजार में आज दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की अगर बात करें तो गिरावट के साथ ये बंद हुए। सेंसेक्स 202 पॉइंट गिरकर 64,949 पर और निफ्टी 55 पॉइंट गिरकर 19,310 पर बंद हुआ। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। तो वहीं निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग आज हुई। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए हम चलेंगे सुमित के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मार्केट का आखिरी दिन था और ये हफ्ते के आखिरी दिन आज जो मार्केट में दबाव नजर आया, जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी के गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं दोनों। 202 पॉइंट की गिरावट यहां पर दर्ज की गई सेंसेक्स में, 64,949 पर ये बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो 55 पॉइंट गिरकर 19,310 पर ये बंद हुआ है। और अब पूरे हालचाल जानने के लिए मार्केट का चलते हैं सुमित के पास। सुमित, आप बताएं सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा, किस तरीके की सेक्टर्स की स्थिति? देखिए, आज प्रेशर में मार्केट्स रहे। लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी रिलायंस के दम पे जरूर आई, लेकिन फिर भी बाजार ने क्लोजिंग आज बिकवाली के साथ ही दी। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अदानी समूह आज जोरदार तेजी में था, तो अदानी एंटरप्राइज 4% ऊपर, अदानी पोर्ट 3% ऊपर, आयशर मोटर 1.5% तेजी यहां पर और मारुति करीब करीब 1% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे, टेक महिंद्रा करीब करीब 2%, आईटी में प्रेशर था तो टीसीएस 2% नीचे, हिंडाल्को करीब 2.25% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में भी अदानी समूह, अदानी पावर 6.5% ऊपर, सीजी पावर 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.25% ऊपर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज एस्ट्रल लिमिटेड 2.5% नीचे, ग्लैंड फार्मा करीब करीब 3% बिकवाली यहां रही, लुपिन 2.5% नीचे और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रफली 2% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में टॉप गेनर्स में भी अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स दोनों में खरीदारी थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर, एस्कॉर्ट्स कोबोटा करीब करीब 2% के आसपास का एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में मन्नापुरम फाइनेंस 4% नीचे, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3.5% नीचे, बिरला सॉफ्ट और बलरामपुर चीनी करीब 2.5 से लेके 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट से प्रेशर, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रही मार्केट की स्थिति। और अब बाजार में क्यों हो रही है गिरावट और आगे कैसा बना रहेगा पैसा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ऑडी की। ऑडी ने Q8 e-tron आज लॉन्च कर दी। Q8 e-tron ऑडी की इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो आज भारत में लॉन्च हुई और जो 4 वेरिएंट में लॉन्च हुई है। इसकी कीमत भारत में 1,13,00,000 से लेकर 1,30,00,000 तक है। ऑडी Q8 e-tron लगभग 5.6 सेकेंड में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। आपको बता दें कि इसका बैटरी जो है वो काफी पावरफुल है और इस पावरफुल बैटरी की वजह से ही ये बहुत जल्दी यानी कि 30 मिनट में माफ कीजिएगा चार्ज भी हो सकती है। इसी के साथ कई सारी और खूबियां ऑडी की इस गाड़ी में। और अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुई तबाही को हिमाचल सरकार ने स्टेट डिजास्टर घोषित कर दिया है। साथ ही केंद्र से मदद भी इसके लिए मांगी है। हिमाचल में फिलहाल मौसम खुल गया है, मगर बारिश से जो तबाही हुई है वो इतनी भयानक है कि जीवन को पटरी पर लाने में अभी समय लगेगा। इस बरसात में हिमाचल में 330 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। राज्य में अभी तक 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान का अनुमान है। मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और बिलासपुर जिले में ज्यादा तबाही हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है, मगर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस बात पर निराशा जाहिर की है उन्होंने कि हिमाचल की तबाही का मुद्दा संसद में किसी ने नहीं उठाया।
मैं हिमाचल से चुने हुए सारे चारों सांसदों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस राज्य में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लियामेंट सेशन लगा है, आप राजनीति करने की बजाय वहाँ से हमें अंतरिम मदद बनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले? हालांकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा फ़ोन करके पूछा है, पिछली बारी आपदा में उनका भी अनुराग जी का भी फोन आया था, लेकिन आज तक चारों संसद इकट्ठे होकर तो मिल नहीं पाए कि राज्य में आपदा है, अंतरिम राहत की पहली किस्त दो, और राजनीति कर रहे हैं। इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी, राजनीति करने के लिए और समय मिला है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे डबलिन में शुरू होगा। इस सीरीज में फैंस की नजरें जसप्रीत बुमराह पर रहेंगी क्योंकि वो 11 महीने की चोट के बाद कमबैक कर रहे हैं। साथ ही जसप्रीत T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम इंडिया की कप्तानी भी करने जा रहे हैं। बुमराह की कप्तानी में इंडियन टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई है और आज टीम इंडिया आयरलैंड से आज तक कोई सीरीज नहीं हारी है। अभिषेक बच्चन और सियामी कैर स्टारर फिल्म घूमर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और इसमें एक होनहार खिलाड़ी का स्ट्रगल जो है उसे दिखाया गया है। फिल्म में सियामी इंडियन क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हैं, तो वहीं अभिषेक इसमें कोच की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे। आर बाल्की ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का लोगों का काफी दिनों से इंतजार भी था। साथ ही फिल्म का जो रिव्यू है, अगर वो हम कहें तो लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा वोगले ने भी इसका रिव्यू किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि क्रिकेटर फिल्म घूमर से आकर्षित हुआ है जिसमें मेरे जानने वाले लोग थे। सियामी कैर, जूनियर बच्चन, इसे बाल बल के द्वारा इसे बनाया गया है और उन्होंने इस फिल्म की सराहना भी की है। काफी दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर नोट बरस रहे हैं, वो भी बॉलीवुड फिल्मों के लिए। एक तरफ गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है तो दूसरी तरफ OMG 2 भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन दोनों ही फिल्मों को रिलीज हुए लगभग 1 हफ्ते के करीब हो चुके हैं और इनका जलवा अभी भी बरकरार है। तो वहीं कमाई के मामले में गदर 2 ने अब तक लगभग 258 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और जल्द ही ये 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। भले ही अक्षय की फिल्म OMG 2 का कलेक्शन गदर से कम हो, पर इससे दर्शकों ने काफी प्यार दिया। इसका कलेक्शन अभी लगभग 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। इस वीकेंड पर इन फिल्मों की कमाई से बड़े उछाल की उम्मीद भी है। इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं गलत और दिनचर्या में कम फिजिकल एक्टिविटी सेहत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में सेहत सुधारने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है वॉक। लेकिन कितना और कैसे वॉक, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।